आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, राजनीति विज्ञान का। राष्ट्र निर्माण का अर्थ किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए राष्ट्र निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। भारत भी इसका एक उदाहरण है। भारत पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नामक नया राज्य बनाया गया। भारत को नए राष्ट्र के रूप में स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और दोनों ने मिलकर के भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में आगे ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के समक्ष नए राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसमें कुछ चुनौतियां हैं। पहला है एकता के सूत्र में बांधना। भारत में क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि अनेक जाति के लोग रहते हैं। उस समय हिंदू और मुसलमान में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो दोनों समुदायों को एकता के सूत्र में बांधना। भारत में विभिन्न जातियां हैं, इनको एकता के सूत्र में बांधना। भारत में विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, इनको एकता के सूत्र में बांधना। इसके साथ साथ भारत में क्षेत्रीय स्थिति से भी अलग अलग क्षेत्र बटे हुए थे। भारत बहुत बड़ा विशाल था, जिसमें कई देशी राजा महाराजा थे। क्या ये भारत में शामिल रह पाएंगे? क्या भारत एक अखंड देश के रूप में बन पाएगा? ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती है लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत ने लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया था, तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी? क्या भारत में लोकतंत्र सफल होगा? भारत में चुनाव करवाए जाएंगे, क्या ये सफल होगा? क्या मौलिक अधिकार लोगों को मिल पाएगा? मतदान जो दिया जाएगा, इसकी गारंटी क्या है कि मतदाता सही तरीके से मतदान दे या निष्पक्ष मतदान हो? ये बहुत सारी क्या है चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। तीसरी चुनौती है समाजमूलक विकास। समाजमूलक विकास का अर्थ ये होता है कि ऐसे समाज का विकास करना जिसमें समाज में रहने वाले सभी लोगों का विकास हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी लिंग हो, अमीर हो, गरीब हो, पूंजीपति हो, मध्यम वर्गीय हो, किसान हो, नौकरी पेशा हो, सभी का समाजमूलक विकास किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। तो भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस बात को प्रमुखता से रखा कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद है रजवाड़ों के विलय की समस्या। सबसे बड़ी समस्या ये थी, जब अंग्रेज भारत से गए, भारत में जो देशी राजवाड़े थे उसमें 565 देशी राजवाड़े थे। इनके समक्ष जो है 3 विकल्प छोड़ गए। पहला, वो भारत में शामिल हो, दूसरा वो पाकिस्तान में शामिल हो, तीसरा वो स्वतंत्र रहे। तो जितने भी देशी राजा थे, इनको भारत में शामिल कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कई देशी राजा, जिसमें कश्मीर का है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, यहाँ के राजा भारत में अपने आप को शामिल करना नहीं चाहते थे। तो इन 565 देशी रियासतों को किस तरह से भारत में शामिल किया जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में पंडित नेहरू के क्या दृष्टिकोण थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काम किए और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं उस समय विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी सही नहीं है। उस समय विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नई नीति का निर्माण करते हुए गुट निरपेक्षता की नीति अपना करके भारत को इन गुटों से दूर रखा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रयास किया।
अपने देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को आगे ले जाने के लिए कई नीति का निर्माण किया, या इनका दृष्टिकोण कई प्रकार से था, जिसमें समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, जिसमें शरणार्थियों की समस्या, कश्मीर की समस्या, राज्यों की गठन एवं पुनर्गठन की समस्या, भाषा पर राजनीतिक विवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब समस्या थी जो कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा थी। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इनके द्वारा जो लिया गया था, यह है शरणार्थियों के लिए एक पुनर्वास मंत्रालय की अलग से घोषणा की या अलग से स्थापित किया। फिर लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के हल करने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब तथ्यात्मक आधार पर सभी की समस्याओं को दूर किया। फिर जो कश्मीर रियासत था, ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि कश्मीर का राजा हरि सिंह अपने आप को उस समय स्वतंत्र रखा और पाकिस्तान की नज़र इस पर थी। तो भारत ने बहुत प्रयास किया कि कश्मीर को भारत ने विलय कर दिया जाएगा, लेकिन कश्मीर का राजा नहीं माना। जब पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण करता है तो राजा हरि सिंह भारत से सहायता मांगता है। तो इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उससे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके कश्मीर के राजा की सहायता की। फिर बाद में कश्मीर को स्वतंत्र करा लिया गया और भारत ने विलय की बात राजा ने स्वीकार कर ली, लेकिन पाकिस्तान को ये बात मंजूर नहीं था और बार बार वो कश्मीर को अपना बताते रहा। पंडित नेहरू ने इस समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी ले गए, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। इसी क्रम में एक और समस्या थी, वह देशी रियासतों के विलय की समस्या, जिसमें कश्मीर के साथ साथ हैदराबाद और जूनागढ़, ये दो देशी रियासत भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। यदि ये स्वतंत्र रहते तो भारत की एकता और अखंडता, संप्रभुता खतरे में पड़ जाती, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ यदि अलग रहते तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। इनको भारत में मिलाना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इनको मिलाने के लिए भी इन्होंने सूझबूझ दृष्टिकोण अपनाते हुए वल्लभ भाई पटेल के साथ मिल करके बहुत अच्छे से इस समस्या का निपटारा किया। इसी क्रम में भाषा की समस्या भी आई। जो हिंदी भाषी वाले थे, इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने को लेकर के विरोध किया। तो इसीलिए इन्होंने त्रिभाषा फार्मूला अपनाया। हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ जिस राज्य की अपनी जो मातृभाषा है उसको भी अपनाने की बात स्वीकार किया। फिर पंडित नेहरू देश के बौद्धिक विकास के पक्ष में थे। पंडित नेहरू भारत को आधुनिक एवं विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसीलिए वो सभी लोगों के विकास पर बल दिए, विशेषकर महिलाओं के विकास पर। इनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे लाया जाए। पंडित नेहरू देश में औद्योगिकरण के भी पक्षधर थे। इन्होंने कई उद्योग धंधे स्थापित किए, जिसमें छत्तीसगढ़ में भिलाई का स्टील प्लांट, कोरबा का छत्तीसगढ़ ताप विद्युत गृह, ये सब उनके कार्यकाल में ही स्थापित हुआ। फिर इसी क्रम में उन्होंने राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं को धार्मिक आधार की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा। इन समस्या को वैज्ञानिक हिसाब से हल करने की बात कही और राष्ट्र निर्माण के लिए इन्होंने वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाना ही जरूरी समझा। तो पंडित नेहरू की भूमिका राष्ट्र निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो हम पढ़ेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास।